ऑडियो 3 राष्ट्रीय प्रगति के कुछ अनिवार्य मापदंड। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, धर्मतंत्र आदि की विकृतियां शायद आपराधिक प्रवृत्तियों का कारण हो। समाज शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के एक दल ने इन तंत्रों का गंभीरता से अध्ययन किया, पर कोई भी सूत्र हाथ न लग सका। स्थानीय वातावरण की ओर जब वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ तो खोजबीन करने पर ज्ञात हुआ कि वहां के वातावरण में से ऑक्सीजन प्राणवायु के मूलभूत स्रोत वनों, वृक्ष, वनस्पतियों का क्षेत्र वहां के कुल भूभाग पर मात्र 2% अवशेष बचा है, जो पर्यावरण संतुलन के लिए अनिवार्य वृक्ष संपदा से 16 गुना कम है। प्राणवायु की न्यूनता का कारण वृक्ष संपदा की अत्यधिक कमी को माना गया। क्या हरितिमा की न्यूनाधिकता मानवीय प्रकृति को, उसके आचरण को प्रभावित करने में समर्थ है? इस प्रश्न की ओर विशेषज्ञों का ध्यान पहली बार आकर्षित हुआ। संबद्ध प्रश्नों के उत्तर के लिए स्थानीय जलवायु एवं वातावरण का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं प्रयोग परीक्षण किया गया। कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए। हरितिमा की वृक्ष वनस्पतियों की कमी से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ जाती है। ऑक्सीजन जीवन का स्रोत है। वातावरण में इसकी कमी न केवल शारीरिक वर्ण अनेकों प्रकार के मानसिक रोगों को जन्म देती है। स्वच्छ एवं प्रचुर परिमाण में प्राणवायु न मिलने से मनुष्य का मस्तिष्क संस्थान अस्वस्थ हो जाता है। मानसिक विक्षोभों के कारण मन संतुलन डगमगा जाता है। विक्षुब्ध मन स्थिति मनोआवेगों को जन्म देती है। सर्वविदित है कि अपराध कृत्यों में आवेशग्रस्त मनस्थिति की प्रमुख भूमिका होती है। इस निष्कर्ष के उपरांत विश्व के विभिन्न स्थानों का इसी दृष्टिकोण से सर्वेक्षण किया गया तो यह पता चला कि जिन प्रदेशों में मरुस्थल आदि अधिक हैं तथा वृक्ष संपदा अत्यल्प है, वहां भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक अपराध होते हैं। मरुभूमियों में निवास करने वालों की प्रकृति भी अपेक्षाकृत अन्य प्रदेशों के निवासियों से कहीं अधिक कठोर होती है। इतिहास की घटना साक्षी है कि विश्व में सबसे अधिक संघर्ष, युद्ध तथा दंगे अरब राष्ट्रों में हुए हैं। अपनी बर्बरता के लिए अभी भी अरब राष्ट्र कुख्यात है। उल्लेखनीय है कि रेगिस्तानी क्षेत्र अधिकतर इन्हीं प्रदेशों में पाए जाते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में वृक्ष वनस्पतियों का अभाव है। समृद्धि का भंडागार, तेल संपदा का विपुल परिमाण होते हुए भी सामाजिक जीवन में अराजकता एवं अस्थिरता इन क्षेत्रों में देखी जा सकती है। उपरोक्त निष्कर्षों के अनुसार संभव है हरितिमा के अभाव से प्राणवायु में होने वाली कमी वहां व्यापक स्तर पर सामूहिक रूप से मानसिक असंतुलनों को जन्म देती हो। फलस्वरूप उत्पन्न हुआ विक्षोभ भी आपसी संघर्षों का प्रेरणा स्रोत बनता है। मनः संतुलन, मानसिक प्रसन्नता, प्रफुल्लता में नयनाभिराम हरितिमा का भी योगदान होता है। इस तथ्य को हर कोई अनुभव कर सकता है। प्रकृति के अंचल में सघन वृक्ष वनस्पतियों से आच्छादित प्रदेशों में भ्रमण पर्यटन को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना गया है। अपने व्यस्त समय में से कुछ भी समय निकालकर कितने ही व्यक्ति प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन करने पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंचते रहते हैं। वहां फैली विपुल हरितिमा से उत्सर्जित होने वाली प्रचुर परिमाण में प्राणवायु का जाने अनजाने लाभ उठाते देखे जाते हैं। असाध्य रोगियों को विशेष स्वास्थ्य लाभ के लिए सैनिटोरियमों में कुछ समय तक स्थायी रूप से निवास करने का परामर्श दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि सैनिटोरियम ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं जहां प्राणवायु की बहुलता हो। वे प्रायः ऐसे स्थान पर बने होते हैं जहां वृक्ष वनस्पतियों की मात्रा अधिक होती है। वहां के वातावरण में घुली मिली प्राणवायु की अधिकता न केवल शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ाती है, वरन रोगी की मनस्थिति को भी सुसंतुलित बनाती है। दोहरे उपचार का दोहरा प्रभाव पड़ता है और शीघ्र ही स्वस्थ एवं निरोग होते अधिकांश रोगी देखे जाते हैं। इस सत्य को और भी अधिक निकटता से देखना हो
तो वन क्षेत्रों, पर्वतीय इलाकों में निवास करने वाली जातियों के जीवन क्रम को देखकर किया जा सकता है। घोर अभावों, विपन्नताओं में रहते हुए भी उनकी स्वाभाविक मस्ती देखते बनती है। हिमालय के अंचल में ऐसी कितनी ही पहाड़ी जातियां निवास करती हैं। उनके जीवन की सहजता एवं सरलता तथा स्वभाव की पवित्रता अपने में बेमिसाल है। अब तक हिमालय पर्यटन पर गए अधिकांश यात्रियों का अनुभव है कि मेहनत मजदूरी आदि के द्वारा आजीविका चलाने वाली कुली अत्यधिक ईमानदार होते हैं। यात्रियों का सामान लेकर वे मार्ग के अभ्यस्त होने के कारण मीलों आगे निकल जाते हैं, पर कभी भी किसी यात्री का कोई सामान लेकर नहीं भागते हैं। निर्धारित स्थान पर पहुंचने पर यात्री अपना सभी सामान सुरक्षित पाते हैं। गरीबी एवं अभावों में रहते हुए भी इनमें लड़ाई झगड़े की, दंगे फसाद की नौबत कभी नहीं आती। स्वास्थ्य, आरोग्य व आयु की दृष्टि से भी इन प्रदेशों के निवासी अधिक स्वस्थ, निरोग एवं दीर्घजीवी पाए जाते हैं। हरितिमा की महत्ता, उपयोगिता एवं गरिमा का यह एक ऐसा पक्ष है जो यह बताता है कि मानवीय प्रकृति भी वृक्ष संपदा की न्यूनाधिकता से प्रभावित होती है। स्वभाव में कठोरता एवं सौम्यता का समावेश करने में वृक्ष वनस्पतियों से उत्पन्न प्राण तत्व की कमी या अधिकता का योगदान होता है। सर्वविदित है कि पिछले कुछ दशकों में वृक्ष वनस्पतियों का बुरी तरह दोहन हुआ है। पर्यावरण संतुलन के लिए कुल भूभाग में 33% वृक्षों का आच्छादन होना आवश्यक है, जो तेजी से कटते कटते मात्र 23% अवशेष बचा है। एक विचित्र किंतु यथार्थ तथ्य यह है कि वन संपदा के निरंतर ह्रास के साथ विश्व में आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। संभव है वनों की कटाई से होने वाली वातावरण में प्राणवायु की कमी मनःविक्षोभों एवं आवेगों को जन्म देकर अपराध कृत्यों को बढ़ावा देने में सहयोग देती हो। आल्स्टर प्रदेश में हुए अनुसंधान के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अन्य भौतिक कारणों के साथ साथ विश्व में तनावों को बढ़ावा देने में वातावरण में घटती हुई प्राणवायु की मात्रा भी एक कारण हो सकती है। इसके अतिरिक्त भी हरितिमा के कितने ही पक्ष हैं जो उसकी असाधारण महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। पर्यावरण संतुलन में वृक्ष संपदा के महत्वपूर्ण योगदान की बात को विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिक स्वीकार कर चुके हैं। अब सर्वत्र यह अनुभव किया जा रहा है कि वृक्षों के साथ मानव जाति का भविष्य जुड़ा हुआ है। प्रकृति विक्षोभों की विभीषिकाएं जो इन दिनों अधिकता में परिलक्षित हो रही हैं, उनको आमंत्रित करने में मनुष्य के अदूरदर्शिता पूर्ण तथा कथित प्रगति प्रयासों की भी भूमिका है। औद्योगिकरण आदि के लिए वनों की तीव्र गति से कटाई का दुष्परिणाम समूचे पर्यावरण चक्र पर पड़ा है। मौसम में अप्रत्याशित हेरफेर, बाढ़, भूस्खलन की प्रस्तुत प्रकृति विपदाएं मनुष्य के दुष्कृत्यों का ही परिणाम है। वातावरण की विषाक्तता के परिशोधन में भी वृक्ष वनस्पतियों की असाधारण भूमिका होती है। मनुष्य जिस विष गंदगी को, शरीर विकार को कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से श्वास द्वारा बाहर निकाल देता है, वृक्ष उस गरल का पान करते हैं तथा बदले में स्वच्छ ऑक्सीजन का जीवन तत्व सतत छोड़ते रहते हैं। औद्योगिकरण से उत्पन्न प्रदूषण को वृक्ष अपने भीतर अवशोषित कर लेते हैं तथा परिशोधित करके स्वच्छ स्वास्थ्य संवर्धक प्राणवायु वातावरण में बिखेरते रहते हैं। मनुष्य की भौतिक समृद्धि भी प्रत्यक्ष रूप से हरितिमा संवर्धन के साथ जुड़ी हुई है। प्रकृति मनुष्य का साथ देती रहे, समय पर मौसम में व्यतिरेक न हो, वर्षा उचित परिमाण में होती रहे, तो इस संतुलित चक्र से समृद्धि पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। संभवतः यही कारण है कि भारत ही नहीं, अन्य देशों में धर्मों में वृक्षारोपण को उपासना की भांति ही एक पावन पुनीत कृत्य माना गया है। आदिकाल से ही भारतीय वृक्षों की महत्ता से सुपरिचित थे। उन्हें देवताओं की भांति अनुदान देने वाला मानकर हरितिमा संवर्धन के लिए प्रयत्नशील रहते थे। वृक्षों के प्रति कितनी अधिक श्रद्धा थी, इसका प्रमाण अनेकों ग्रंथों में मिलता है। यजुर्वेद संहिता में एक मंत्र आता है, आज्यम वहंतिर्मृतम पयः
कोलालम परिस्तृतम स्वचास्थ तर्पयतमे पितृन। अर्थात हे वृक्ष देवता, तेज प्रदाता घृत, पुष्टि प्रदाता दूध और सब प्रकार से स्त्रवित रसों से युक्त उत्तम रसायन आदि को धारण करते हुए मेरे वृद्ध जनों पितरों को तृप्त करो। अग्नि पुराण में ऋषि प्रवर ने एक पेड़ लगाने तथा उसे विकसित करने को 10 पुत्रों के पालन पोषण की भांति कल्याणकारी पुण्य फल वाला माना है। भारत में तो आंवला, पीपल, आम आदि वृक्षों की प्रतीक उपासना का भी वर्णन मिलता है। यह वस्तुतः वृक्ष वनस्पतियों को संरक्षण एवं पोषण देने के तथ्य के ही प्रतिपादन भर हैं। भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी वृक्ष उपासना के प्रति लोगों की श्रद्धा किसी न किसी रूप में आज भी बनी हुई है। ब्रिटेन में गैलिक भाषा में देवरारू को दशक कहा जाता है तथा ओक वृक्ष को बलूत के नाम से जाना जाता है। वहाँ की कुछ जातियां इन वृक्षों की विधिवत पूजा श्रद्धा पूर्वक करती हैं। मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका, स्वीडन और नॉर्वे में लंबे समय तक साइप्रस एवं खजूर के पेड़ों की पूजा होती रही है। अफ्रीका एवं कांगो के निवासियों का ऐसा विश्वास है कि वृक्षों के नीचे बैठकर यदि झगड़ों विवादों का निपटारा किया जाए तो निर्णय गलती की संभावना नहीं रहती। आज भी भारत, अफ्रीका एवं कांगो में पेड़ों के नीचे पंचायत लगने का रिवाज प्रचलित है। वृक्ष उपासना का अर्थ है उसकी महत्ता को स्वीकार करना, उसे संरक्षण एवं पोषण देना। इसी तथ्य को हृदयंगम कराने के लिए वृक्ष आराधना लंबे समय तक प्रचलित रही है, जिसे कभी अंधविश्वास कहकर उपहास उड़ाया जाता था, लेकिन आज उसके पीछे सन्निहित सूक्ष्म रहस्यों को समझा एवं महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जीवनदायी वृक्षों की उपयोगिता, उपादेयता अब किसी से छुपी नहीं रह गई है। दुर्भाग्यवश अपने देश में पिछले कुछ दशकों में वनों की अंधाधुंध कटाई की गई है। फलस्वरूप कुल भूभाग का 20% भाग वनों का अवशेष बचा है, जो अनिवार्य पर्यावरण संतुलन सीमा से 13% कम है। अन्य देशों में वृक्षों की कटाई पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा हरितिमा बढ़ाने के सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर समग्र प्रयास आरंभ कर दिए हैं। अपने यहाँ भी हर व्यक्ति का यह सामाजिक दायित्व बनता है कि वह हरितिमा संवर्धन के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर प्रयास करें। वृक्ष काटने संबंधी कानून तो बने, पर जन स्तर पर भी आंदोलन चलाया जाए। व्यावहारिक स्तर पर कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी हाथ में लिए जा सकते हैं। वृक्षारोपण की दिशा में अधिक उत्साह के साथ प्रयत्न करना ही रचनात्मक कदम हो सकता है। गांवों में घरों के आसपास कुछ जगह खाली पड़ी रहती है। उस खाली जगह में पेड़ लगाए जाएं तो गांव किसी बगीचे में बसा हुआ सुंदर शोभायमान प्रतीत होगा। खेतों में यथास्थान फल वाले वृक्ष लगाए जा सकते हैं। ऐसे बहुत से पेड़ होते हैं जो जगह भी ज्यादा नहीं घेरते। इससे उनके आसपास खेती में भी अड़चन नहीं आती और साथ ही उनसे फलों का, छाया का लाभ मिल सकता है। जहाँ खाली जगह है, जमीन ऊसर और बंजर है, वहां भी जमीन के उपयुक्त वृक्ष लगाए जा सकते हैं। किस जमीन में कौन सा पेड़ लग सकता है, यह जानकारी हो तो पहाड़ों पर भी वन संपदा उगाने का लाभ उठाया जा सकता है। इसके साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पेड़ लगाने के बाद निश्चिंत हो जाने के काम नहीं चल सकता। यह तो लकीर भर पीटना हुआ। वृक्षारोपण के साथ साथ उनके खाद, पानी, निराई गुड़ाई, बाढ़, रखवाली और साज संभाल की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। स्वयं इस प्रकार के कार्यों में रुचि लेने के साथ साथ सर्वसाधारण को भी वृक्षारोपण का महत्व समझना समझाना चाहिए और इस दिशा में प्रेरित प्रोत्साहित करना चाहिए।